आज हम इस मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल यूनिवर्स के एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करेंगे जो आपको बिल्कुल ही हैरान कर देगा, क्योंकि ये खुद में ही बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है जो हमारी समझ से परे हैं। इस प्लेनेट के बारे में जानने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना अजीब हो सकता है। इस प्लेनेट का नाम है वास्प 12b और आज हम जानेंगे कि कैसे वास्प 12b हमारे लिए आज तक डिस्कवर किए गए सभी एक्सोप्लैनेट से बिल्कुल अलग है। वास्प 12b एक हॉट जुपिटर कैटेगरी का प्लैनेट है। हॉट जुपिटर एक्सोप्लैनेट्स की एक कैटेगरी होती है जिसमें वह प्लैनेट्स आते हैं जो गैसेस से बने हों और जिनका साइज जुपिटर के साइज के आसपास हो। लेकिन इन एक्सोप्लैनेट्स का टेम्परेचर जुपिटर से काफी ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह या तो ये अपने तारे के बहुत पास होते हैं या फिर इस वजह से कि ये अपने तारे से टाइडली लॉक्ड होते हैं। वास्प 12b एक्सोप्लैनेट अपने स्टार वास्प 12 की ऑर्बिट करता है। अगर बात करें इसकी डिस्कवरी की तो 1 अप्रैल 2008 को सुपर वास्प प्लैनेटरी सर्वे में वास्प 12b डिस्कवर हुआ था। सुपर वास्प प्लैनेटरी सर्वे एक प्रोग्राम था जहां वास्प का मतलब है वाइड एंगल सर्च फॉर प्लैनेट्स, जो कई यूनिवर्सिटीज का एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो ट्रांजिट फोटोग्राफी का यूज करके एक्सोप्लैनेट्स को सर्च करती है। इसकी खोज में इस्तेमाल होने वाला मेथड ट्रांजिट मेथड था। ट्रांजिट मेथड एक एक्सोप्लैनेट को कई लाइट ईयर्स दूर से डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए नहीं कि हम इसे सीधे देखते हैं, बल्कि इसलिए कि यह अपने स्टार के सामने से गुजरने वाली लाइट को थोड़ा सा कम करता है। इस लाइट में हुई कमी को लाइट वेव्स में देखा जा सकता है और हम इसे हमारे ग्राफ में देख पाते हैं जो लगातार उस स्टार से आ रही लाइट को डिटेक्ट करता रहता है। जब एक्सोप्लैनेट स्टार के सामने से गुजरता है तो लाइट के ग्राफ में गिरावट दिखाई देने लगती है और उसी से हम पता लगा सकते हैं कि कोई एक्सोप्लैनेट कहां पर है, उसका साइज कितना हो सकता है और उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या हो सकती है। तो आइए ये भी जान लें कि ट्रांजिट मेथड इतने उपयोगी क्यों है। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांजिट मेथड एक्सोप्लैनेट्स के कई प्रकार के प्रॉपर्टीज को जानने में हमारी मदद करता है। एक्सोप्लैनेट्स की ऑर्बिट के आकार की कैलकुलेशन इस बात से की जा सकती है कि एक बार की ऑर्बिट में कितना समय लगा है और प्लैनेट के आकार की गणना इस आधार पर की जा सकती है कि तारे की लाइट कितनी कम हो गई है। हम ट्रांजिट फोटोग्राफी के दौरान एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के बारे में जान सकते हैं, साथ ही उसमें मौजूद एलिमेंट्स का पता लगा सकते हैं। जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उसके वायुमंडल से लाइट पास होते हुए हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचती है। इसी लाइट के स्पेक्ट्रम को देखकर ये पता लगाया जाता है कि एटमॉस्फेयर किन चीजों से मिलकर बना है। हैबिटेबिलिटी पता करने के लिए एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन इम्पोर्टेंट है। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स हैं तो इस बात के चांस बहुत बढ़ जाते हैं कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ऑर्बिटल साइज और स्टार के टेम्परेचर के माध्यम से हैबिटेबिलिटी को और अच्छे से समझा जा सकता है। इस प्रकार ट्रांजिट फोटोग्राफी हमें बताती है कि ये लाइफ के लिए सही है या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके ऑर्बिट के बारे में, क्योंकि इसकी ऑर्बिट कुछ ज्यादा ही अलग तरह की है। वास्प 12b अपने तारे की एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में सिर्फ और सिर्फ 1.1 डेज का समय लेता है। आप खुद ही इमेजिन करके देख लीजिए, जहां एक तरफ पृथ्वी को अपने स्टार यानी सूर्य का एक रेवोल्यूशन यानी चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, तो वहीं यह प्लैनेट केवल एक दिन में ही पूरा रेवोल्यूशन कर लेता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अपने स्टार के कितने करीब होगा। यही कारण है कि यह हॉट जुपिटर्स की कैटेगरी में आता है। अब अगर न्यूमेरिकल डेटा की बात की जाए तो यह प्लैनेट अपने स्टार से करीबन 3.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसको अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखें तो ये सिर्फ 0.023 AU ही होता है। इसका मतलब जितनी दूरी सूरज और पृथ्वी के बीच में है, इस प्लैनेट की दूरी अपने स्टार से उसका 1/43 भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, साथ में इसकी एक्सेंट्रिसिटी जुपिटर की जैसी ही है। जी हाँ, शायद आप में से कुछ लोग एक्सेंट्रिसिटी को नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि एक्सेंट्रिसिटी एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट के शेप को रिप्रेजेंट करती है। इसमें 0 का मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट है, 0 और 1 के बीच का मतलब एक एग यानी कि ओवल टाइप ऑर्बिट है, 1 का मतलब पैराबोलिक शेप ऑर्बिट और 1 से बड़े होने का मतलब है हाइपरबोला शेप। ऑर्बिट कभी हाइपरबोलिक शेप का तो नहीं हो सकता, इसलिए जनरली प्लैनेट्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में रहती है।
वास्प 12b की एक्सेंट्रिसिटी 0.05 है। अगर बात करें इसके इंक्लिनेशन यानी झुकाव की, तो वो 83.37 डिग्री है, जो नॉर्मल वैल्यूज से काफी ज्यादा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, और हमें पूरी आशा है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकर आपके होश पक्का उड़ने वाले हैं। इसका साइज तो जुपिटर से भी दोगुना है, लेकिन ये जलती हुई गैसेस से बना एक्सोप्लैनेट है। इसकी ग्रेविटी की बात करें तो इसकी खुद की ग्रेविटी अर्थ के 3 गुना यानी लगभग 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वास्प 12b अर्थ से लगभग 1200 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि ओराइगा नाम के कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसके अपने स्टार के बहुत पास होने के कारण ये अपने प्लैनेट से टाइडली लॉक्ड है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह हमारा मून हमारी अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिसमें चांद का एक फेस हमेशा अर्थ की तरफ रहता है और दूसरा फेस हमेशा बाहर की तरफ। बिल्कुल इसी तरह ये प्लैनेट भी अपने स्टार की तरफ एक फेस करके इसकी ऑर्बिट करता है, जिस कारण इसमें हीट का एक बड़ा फ्लो होता है, जो हाईली रेडिएटेड इल्यूमिनेटेड साइड से कूलर डार्क साइड तक होता है। ऐसा माना जाता है कि इसके कारण प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के चारों ओर तेज हवा चल रही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि वास्प 12b की ब्राइट साइड में हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हो जाता है और टाइडल फोर्सेस के कारण इसका आकार एक एग के शेप या एलिप्सॉइड में चेंज हो जाता है। यह प्लैनेट एग शेप में डिफॉर्म हुआ है और इसका कारण है कि टाइडल फोर्सेस लगभग 10⁻⁷ मास ऑफ जुपिटर पर ईयर के रेट से इसका एटमॉस्फेयर खींचती हैं, जो लगभग 189 क्वाड्रिलियंस टन्स होता है। वास्प 12b की उसके तारे से इतनी कम दूरी उसकी सतह के तापमान को लगभग 2885 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके रेडियस की बात करें तो इन सभी फैक्टर्स के बावजूद भी इसका रेडियस जुपिटर के मुकाबले 1.9 टाइम्स ज्यादा है। इस प्लैनेट का मास जुपिटर के मुकाबले 1.47 टाइम्स है और इसकी डेंसिटी की बात करें तो अगर डेटा की माने तो इसकी डेंसिटी 266 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जो हमारी अर्थ से बहुत कम है। हमारी अर्थ की डेंसिटी 5520 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। नासा की माने तो यह एक बर्बाद प्लैनेट है, क्योंकि वास्प 12b धीरे धीरे अपने ही स्टार के कारण नॉन हैबिटेबल होता जा रहा है। 1.1 डेज के ऑर्बिट के साथ यह इतना करीब है कि तारे की गर्मी ग्रह के वायुमंडल को छीन रही है। यह सारा मटेरियल तारे में गिर रहा है, एक तरह से स्टार प्लैनेट की पावर्स को चुरा रहा है। ये केवल 10 मिलियन ईयर्स में प्लैनेट को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा। इस प्लैनेट पर लग रहे टाइडल फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्हें केवल कुछ टाइम और लगेगा इस प्लैनेट को एलिप्सॉइड शेप से चेंज करके फुटबॉल का शेप जैसा बनाने में। हमने प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ जाना, तो एक बार इसके स्टार के ऊपर भी ध्यान दे देते हैं। वास्प 12 इसका होस्ट स्टार है, जो एक येलो डॉर्फ स्टार है, जो कि अर्थ से लगभग 1410 लाइट ईयर्स दूर ओराइगा नामक कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। येलो डॉर्फ स्टार का मीनिंग होता है एक जी टाइप का मेन सीक्वेंस स्टार। इस तरह के स्टार लगभग 0.9 से 1.1 सोलर मासेस के होते हैं और इनका टेम्परेचर लगभग 5300 से लेकर 6000 केल्विन के बीच में होता है। बाकी मेन सीक्वेंस स्टार्स की तरह जी टाइप स्टार भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स को फ्यूज करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से यह अपने कोर में हाइड्रोजन खत्म होने पर हीलियम को भी फ्यूज करने लगता है। अगर हम बात करें हमारे स्टार की, जिसमें अर्थ ग्रेविटी से बंधी हुई है, तो हमारा सूरज भी एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार का एग्जाम्पल है। वास्प 12 में सूरज की तरह ही मास और रेडियस है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये वास्प 12b का होस्ट स्टार भी है, जो कि एक हॉट जुपिटर है। लेकिन आपको बता दें कि वास्प 12b के अपने स्टार के चारों ओर एक रेट्रोग्रेड ऑर्बिट है, जहां रेट्रोग्रेड ऑर्बिट नॉर्मली एक ऐसा ऑर्बिट है जो अपने प्राइमरी स्टार के रोटेटिंग डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता हो। यानी कि अगर कोई स्टार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने ही एक्सिस पर घूम रहा है, तो उसका प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तारे का रेवोल्यूशन करे। अगर बात की जाए इसकी सोलर सिस्टम की, तो ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। साइंटिस्ट्स की माने तो वास्प 12 दो रेड ड्वार्फ साथियों के साथ एक ट्रिपल स्टार सिस्टम बनाता है। दोस्तों, रेड ड्वार्फ एक प्रकार के स्मॉल और कूल स्टार्स होते हैं, जिनका टेम्परेचर बाकी तारों के कंपैरिजन में काफी कम होता है। एक्चुअली रेड ड्वार्फ मेन सीक्वेंस स्टार्स का ही एक फेज है। दरअसल जब मेन सीक्वेंस स्टार्स का फ्यूल खत्म होने लगता है, तो धीरे धीरे इनका साइज भी कम होने लगता है, क्योंकि फ्यूल खत्म होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स कमजोर पड़ जाता है और बाहर से ग्रेविटी तारे को कोलैप्स करना शुरू कर देती है। हालांकि इसके बाद तारे के कोर में हीलियम फ्यूजन शुरू हो जाता है, जो तारे को वापस से एक्सपेंड करने लगता है।
यहाँ तक तो तारा स्टेबल बना रह सकता है, लेकिन अगर कोर में कार्बन फ्यूजन शुरू होता है तो एक बड़े धमाके के साथ तारे में विस्फोट हो जाता है। इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं और इसके बाद केवल तारे का कोर बचता है जिसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती। इस कोर को हम व्हाइट डॉर्फ स्टार कहते हैं। धीरे धीरे समय के साथ यह कोर अपनी एनर्जी लूज करता जाता है और फिर यह रेड कलर का दिखाई देने लगता है और इसे रेड डॉर्फ स्टार कहा जाता है। तो रेड डॉर्फ और कुछ नहीं बल्कि मेन सीक्वेंस स्टार का बचा हुआ कोर ही होता है। रेड डॉर्फ अब तक गैलेक्सी में सबसे नॉर्मल स्टार्स हैं, क्योंकि अगर सन के आसपास के स्टार्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसी प्रकार के स्टार्स मिलते हैं, लेकिन उनकी कम ब्राइटनेस के कारण रेड डॉर्फ को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट रेड डॉर्फ की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार है जो हमसे लगभग 4.2 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। तो अब हम ये जान गए हैं कि वास्प 12 दो रेड डॉर्फ स्टार साथियों के साथ एक ट्रिपल स्टार सिस्टम बनाता है। अब अगर बात करें बाद में हुई डिस्कवरीज की तो 3 दिसंबर 2013 को हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ काम करने वाले साइंटिस्ट्स ने वास्प 12b के एटमॉस्फेयर में पानी होने की पुष्टि की और उसके बाद 3 जुलाई 2014 को नासा द्वारा 3 एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर पर बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर डिस्कवर होने की बात की। वो 3 एक्सोप्लैनेट्स थे HD 189733b, HD 209458b और वास्प 12b। सितंबर 2017 में हबल स्पेस टेलीस्कोप पर काम कर रहे रिसर्चर्स ने अनाउंसमेंट की कि वास्प 12b की सरफेस बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और सिर्फ 6% लाइट ही रिफ्लेक्ट हो पाती है। इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को ब्लैक एज एस्फॉल्ट और पिच ब्लैक के नाम से भी डिस्क्राइब किया जाता है। नॉर्मली एक्सोप्लैनेट्स काफी सारे कलर्स के होते हैं, जिसमें एक ग्रुप पिच ब्लैक एक्सोप्लैनेट्स का भी है। डेटा को देखें तो ये अकेला ऐसा एक्सोप्लैनेट नहीं है, हमें और भी कुछ एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं जो हॉट जुपिटर हैं, साथ में पिच ब्लैक भी हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि दूसरे एक्सोप्लैनेट्स के केस में उनके क्लाउड्स और एल्कलाई मेटल्स लाइट अब्जॉर्प्शन का रीजन हो सकते हैं, पर वास्प 12b के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह बहुत अनबिलीवेबल रूप से हॉट है। यह वास्तव में इतना गर्म है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आसमान में ही H2 से एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट जाता है। डेटा से पता चलता है कि प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ज्यादातर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और यह कंडीशन पिच ब्लैक की ओर इशारा करती है। वास्प 12b का कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो 1 है। कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो किसी प्लैनेट में कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो की जानकारी देता है। कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो 1 होने का मतलब है कि वास्प 12b में कार्बन और ऑक्सीजन लगभग समान मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन अफसोस इसके हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है। खैर दोस्तों, अब तक हमें वास्प 12b के बारे में जितनी जानकारी मिल पाई है उतनी हमने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि फ्यूचर की रिसर्च में हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।